जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम तीसरी कसम नामक कहानी को पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके पात्र की बात करें तो इसके प्रमुख पात्र हैं। एक तो है हीरामन। कौन? हीरामन। ठीक। पहला है हीरामन, जो क्या करता है? यह गाड़ी चलाता है और यात्रियों को इधर उधर ले जाता है, कभी माल ढोता है। इस तरह गाड़ी चलाकर यह पैसा कमाता है। ठीक। दूसरा जो प्रमुख पात्र है वो है हीराबाई। हीराबाई। हीराबाई कौन है? यह नाटक कंपनियों में काम करती हैं, संगीत कंपनियों में नाचने का काम करती हैं। तो यह है हीराबाई। ये दो पात्र प्रमुख हैं दोस्तों। हीरामन की उम्र की बात करें तो इसकी उम्र कितनी है? हीरामन की 40 वर्ष। तो हीरामन कितने साल का है? 40 साल का। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हीरामन 40 साल का है। ठीक। और पात्र कौन कौन से हैं इसमें? और पात्र जो हैं वो इसमें दे रखे हैं, आगे इसको कहानी के साथ पढ़ेंगे। इसकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। हीरामन क्या करता है कि चंपानगर से चंपानगर से फारबिसगंज मेले में, फारबिसगंज मेले में, यहाँ फारबिसगंज में मेला लगा हुआ होता है। तो चंपानगर से बैठकर हीराबाई हीरामन की गाड़ी में चंपानगर से बैठती हैं और कहाँ जाती हैं? फारबिसगंज जाती हैं। अब इसी बीच हीराबाई और हीरामन के बीच बढ़िया दोस्ती हो जाती है। ठीक। हीरामन और हीराबाई के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है जब ये चंपानगर से फारबिसगंज तक जाता है। ठीक। अब फारबिसगंज में जाकर यह रोता कंपनी में भर्ती हो जाती हैं। कौन सी कंपनी में? रोता। रोता कंपनी। और कौन सी कंपनी से आई थी? मथुरा मोहन कंपनी से। मथुरा मोहन। ठीक। ये दो कंपनियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो मथुरा मोहन कंपनी, दूसरी रोता कंपनी। अब क्या करती हैं कि यहाँ आके इसमें भर्ती हो जाती हैं और यहाँ मेले में नाच दिखाती हैं। ठीक। कहाँ पर? फारबिसगंज में, रोता कंपनी में। एक फैक्ट और है दोस्तों, मथुरा मोहन कंपनी में हीराबाई का नाम क्या रहता है? लेला। लेला के नाम से जानी जाती थी ये मथुरा मोहन कंपनी में। ठीक। लेकिन जैसे रोहता कंपनी में आती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? गुलबदन। ठीक। गुलबदन नाम से इसे जानते हैं रोहता कंपनी में, गुलबदन। अब यहाँ पर ये मेला देखते हैं और मेला देखते हैं तो हीराबाई हीरामन से भी कहती हैं कि तुम भी आना और मेरा नाच देखना। ठीक। अब जैसे ये वहां पहुंचते हैं फारबिसगंज में, हीराबाई तो अपनी कंपनी में चली जाती हैं और इनको न्योता दे जाती हैं। और जब ये रोहता कंपनी के जो सर रोहता कंपनी का नाच घर बना हुआ था वहां जाता है। कौन? हीरामन। वहां से पास मिल जाता है, हीराबाई इनको पास दिलवा देती हैं। ठीक। अब पास कितने पास देती हैं? 5 पास मिलते हैं। ये 5 जने होते हैं, इसके गांव वाले भी होते हैं, हीरामन के गांव वाले भी 4 जने और। तो 5 पास ले आते हैं ये। ठीक। 5 पास लेते हैं। फिर हीराबाई का नाच देखते हैं। ठीक। अब यहीं से हीराबाई क्या करती हैं कि रेल में चली जाती हैं। कहाँ? रेलगाड़ी में बैठकर वापस अपने देश चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि मथुरा मोहन कंपनी वालों ने इसे वापस बुला लिया। मथुरा मोहन कंपनी वालों ने इसे वापस बुला लिया, इसलिए ये वापस चली जाती हैं और हीरामन को बोल के जाती हैं कि वहां पर बनेली का मेला लगेगा। कौन सा मेला? बनेली का।
वनेली का मेला लगेगा हीरामन, और उसमें तुम्हें जरूर आना है, ऐसा बोल के जाती हैं कौन, हीराबाई। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तीसरी कसम जो शीर्षक है इसका दोस्तों, इसमें हीरामन 3 कस्में खाता है। कौन कौन सी? एक तो चोरी का माल नहीं ला देगा, चोरी का माल नहीं ला देगा, ठीक, पहली कसम। क्यों खाता है? क्योंकि ये चोरी का माल लाया था, इसलिए एक बार पकड़ा गया था, इसलिए पहली कसम खाता है कि वह चोरी का माल नहीं ला देगा। फिर दूसरी कसम खाता है कि बांस भी नहीं ला देगा, बांस भी नहीं ला देगा, बांस भी नहीं ला देगा। क्यों नहीं ला देगा? क्योंकि बांस के जो डंडे होते हैं बहुत लंबे होते हैं, जब उसे गाड़ी पर लादते हैं तो बहुत सारे 4-5 फीट आगे निकल जाता है और 4-5 फीट पीछे निकली रहती है बांस, और जब इसे रोड पे लेके चलता है तो इधर उधर टकराने का खतरा रहता है, इसलिए इसने कसम खाई थी कि बांस भी नहीं ला देगा। और तीसरी कसम कब खाता है? ये खाता है जब हीराबाई इन्हें छोड़कर अपने देश चली जाती हैं, वापस मथुरा मोहन कंपनी में चली जाती हैं, तब ये तीसरी कसम खाता है कि अब किसी नौटंकी की औरत को भी, किसी कंपनी की औरत को भी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। क्या तीसरी कसम क्या खाई? कि कंपनी की औरत को भी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा, ठीक। तो ये 3 कसम आपको ध्यान में रखनी है, और इनका क्रम कौन सा है? ये तीनों ही पहले नंबर पर है चोरी का माल नहीं ला देगा, दूसरे नंबर पर है बांस नहीं ला देगा, और तीसरे नंबर पर है कंपनी की औरत नहीं बिठाएगा। तो ये 3 कसम इसमें खाता है इस कहानी में, ठीक। तो इन कसमों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कहानी, इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करो, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। हर बार आप लाइक करना छोड़ देते हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लाइक करना आपका कर्तव्य बन जाता है जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो और कमेंट आपको जरूर करना है, चाहे वीडियो अच्छी लगे, जो जैसी लगी आपको वीडियो वैसा ही आपको कमेंट करना है, जरूर करना है, चाहे थम्स अप का निशान ही आपको कमेंट में करना पड़े, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक। अब कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। लेखक की बात करें तो लेखक कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक कौन है इसके? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक। और ये कहानी कौन से संग्रह में संकलित है? ये ठुमरी में संकलित है, ठीक। किसमें संकलित है? ठुमरी में। और ठुमरी कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? 9 कहानियां संकलित हैं, ठीक। इस कहानी में मानवीय संवेदना व प्यार की उत्कृष्ट कहानी है, ठीक। इस कहानी पर इसी नाम से फिल्म भी बनी है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बासु भट्टाचार्य, कौन? बासु भट्टाचार्य ने इसे निर्देशित किया था। पात्र हैं हीरामन गाड़ीवाला, कंपनी की औरत हीराबाई, और अन्य पात्र हैं इसके गांव के। धुन्नी राम है, पलट दास हैं, लाल मोहर हैं, और लाल मोहर का नौकर लहसनवा है, ठीक। इस प्रकार हीरामन को मिलाकर ये 5 व्यक्ति हो जाते हैं, 5 व्यक्ति। एक प्रश्न आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इस बार प्रश्न बन सकता है कि लहसनवा किसका नौकर था? किसका नौकर था लहसनवा? तो आपको ध्यान में रखना है कि लाल मोहर के भी ल आ रहा है और लहसनवे के भी ल आ रहा है, तो इस प्रकार आपको ध्यान में रहेगा, वरना आप बार बार भूल जाओगे किसका नौकर था ये। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके नाम के आगे ल आ रहा है और इसके नाम के आगे भी ल आ रहा है, तो दोनों। तो लहसनवा किसका नौकर था? लाल मोहर का, ठीक। इसमें फ्लैशबैक शैली का भी प्रयोग हुआ है दोस्तों। जब हीरामन गाड़ी लेकर जाता है हीराबाई को बिठा के, तब वो अपनी पुरानी बातें सोचता है, ठीक। और ये कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यह अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक। कौन सी कहानी में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? अपरंपरा पत्रिका में, ठीक। आगे देखो, सारांश की बात। अब इसका सारांश देखेंगे, कहानी पे आते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती हैं। क्यों गुदगुदी लगती हैं? क्योंकि उसके पीछे हीराबाई बैठी हैं। अब वो
हीराबाई को ले जाते सोच रहा है कि पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी। तो कैसी गाड़ी है उसकी? बैलगाड़ी। ठीक, ये बैलगाड़ी उसकी, ये एक बैलगाड़ी है, इसमें छप्पर लगा हुआ है इस बैलगाड़ी में। ठीक, इस तरह छप्पर से ढकी हुई है। यहाँ पर यहाँ पर हीरामन बैठता है। ठीक, और यहाँ उसके बैल बनते हैं, यहाँ उसके बैल बनते हैं। यहाँ उसके बैल बनते हैं, उस बैल को हाँफता है डंडे से। ठीक, अब इसमें गाड़ी में कौन बैठी है? हीराबाई बैठी है। ठीक, हीराबाई गाड़ी में बैठी है। अब ये कहाँ जा रहे हैं? चंपानगर से फारबिसगंज जा रहे हैं। ठीक, पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, बैलगाड़ी सीमा के उस पार। अब ये कहानी दोस्तों कहाँ की है? बिहार की है। बिहार का क्षेत्र है इसमें। और बिहार के पास कौन सा देश पड़ता है? नेपाल। ठीक, नेपाल देश है बिहार के पास। तो सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है हीरामन। अब पुरानी बातें सोच रहा है हीरामन। एक आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है, कितने साल से गाड़ी चला रहा है हीरामन? 20 साल से। नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। यानी कैसी गुदगुदी नहीं लगी? जैसे कि हीराबाई के बैठने से लगी पेट में गुदगुदी। ठीक, कंट्रोल का जमाना हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को? एक बार खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बड़ी गद्दी के सेठ जी खुद करते हैं अपनी भाषा में। ठीक, तो उसके बैलों की बड़ी गद्दी के सेठ भी करते हैं। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। तो 5वीं बार गाड़ी पकड़े जाने पर, 5वीं बार गाड़ी पकड़ी गई। कब पकड़ी गई 5वीं बार? जब महाजन का मुनीम उसकी गाड़ी पर छिपा हुआ था। वह उसका सामान लाद कर ले जा रहा था चोरी का। कौन ले जा रहा था? महाजन का मुनीम। महाजन का मुनीम। दारोगा साहब की कड़कती हुई आवाज, ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। तो दारोगा साहब ने उन्हें देख लिया था और दारोगा साहब रास्ते में आ गए गाड़ी को रोकने के लिए। 20 गाड़ियां एक साथ कचाकच कर रुक गई। कितनी गाड़ियां जा रही थी उस समय? 20 गाड़ियां एक साथ जा रही थी। दारोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसने लगे। जोर जोर से ऐसे हा 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 हा। हे मुनीम जी, तुम तो हमें दिख गए, भले कितने तुम छिपे थे। इस प्रकार दारोगा साहब बोला। हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली, दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 10 11। यानी हीरामन क्या करता है, जैसे ही महाजन मुनीम का माल पकड़ में आता है तो हीरामन अपने बैल को खोल देता है और बैलों से कहता है कि भग लो भैया, यहाँ पकड़े गए तो जाने कितने साल की सजा होगी, तुम जाने कहाँ भटकोगे और मैं जेल में बंद रहूंगा। इसलिए मैं तुम्हें खोल देता हूं और खोलते तुम दोनों भग लेना और मैं भी भग रहा हूं तुम्हारे साथ ही। तो बैल खोलकर वह भगने लगता है और भग जाता है। फिर घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़कर कसम खाई थी कि अब कभी भी ऐसी चीजों की लादनी नहीं लादेगा जो चोरी बाजारी का माल हो। तौबा तौबा, यानी अब मैं कभी चोरी का माल अपनी गाड़ी में नहीं लादूंगा।
कब कब कसम खाई उसने? जब वो 5वीं बार पकड़ा गया था। ठीक, 5वीं बार पकड़ा गया था। 2 कसम खाई उसने, कौन सी? एक तो चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, ठीक, दूसरी बांस नहीं ला देगा। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी 2 कस्में उसने खाई थी? कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। यानी जब उसकी गाड़ी वो छोड़कर भगाया था, तब उसने क्या किया कि जहां भी उसे वो माल लादने ले जाता था, वहां किसी गाड़ी वाली से संपर्क करता कि भैया बैल मेरे हैं, गाड़ी तेरी है, जो ये पैसे देगा माल वाला, उसका आधा आधा हम बंटवारा कर लेंगे। इसी तरह वो कई सालों तक बैलों से गाड़ी से माल ढोता रहा। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का। तो सर्कस कंपनी के बाग की वजह से उसी की गाड़ी बन गई थी। पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेले के समय, चंपानगर से फारबिसगंज मेले में आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ी वान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूरी पर ही ढिरकने लगे, वहां इस तरह करने लगे, रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैयन, ऐसा मौका फिर हाथ न आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी में हमें काम चलाना पड़ेगा। अरे फिर कहता है कि वो कि अरे पिंजड़े में बंद बाघ का क्या डर भाई बेलो, मोरंग की तराई में तो दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, और फिर पीठ पर तो मैं बैठा ही हूं तुम्हारे, ठीक, तो डरने की क्या बात। तो हीरामन की गाड़ी कैसे बनती है कि एक बार क्या होता है कि सर्कस कंपनी, अब सर्कस में एक बाघ खेल दिखाने आते हैं, बाघ को लेकर वो, अब उसके घोड़े मर जाते हैं। अब सर्कस कंपनी वालों ने कहा आसपास के गाड़ी वालों से कि तुम अपने बैलों को बांधकर इस कंपनी के बाघ को फारबिसगंज मेले तक पहुंचा दो, उसके मैं 100 रुपए के 100 रुपए का भाड़ा दूंगा। जब उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सर्कस कंपनी वालों ने कितना भाड़ा दिया था? 100 रुपए दिया था। ठीक, तो 100 रुपए। अब जैसे ही उसने ऐलान किया तो 1-2 गाड़ी वाले राजी हो गए, लेकिन जैसे ही उनके बैलों ने वो बाग देखा, वो वहां से चिल्लाकर भग गए। तब तब इस मौके का फायदा हीरामन को मिला। उसने अपने बैलों को समझाया कि देखो, हम आधेदारी में माल ढोते ढोते परेशान हो गए, अब हमें गाड़ी बनवानी है, तो इस बाग को फारबिसगंज मेले में पहुंचाना होगा। और देखो, डरने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी हम तो मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए शेर देख चुके हैं, तो ये तो फिर भी पिंजरे में बंद हैं, तो इसका क्या डर, और फिर पीठ पे तो मैं बैठा ही हूं। इस प्रकार वो अपने बैलों को समझाता है। बाग गाड़ी की गाड़ी वानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी, यानी तब भी उसको ऐसी गुदगुदी पीठ में नहीं लगी थी जैसे कि आज ये औरत, कंपनी की औरत बैठी है, तब ये गुदगुदी लग रही है। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महकता है, पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। तो जब वह औरत बैठी थी गाड़ी में कंपनी की, यानी कंपनी की औरत कौन? हीराबाई, तो कौन से फूल की खुशबू से आ रही थी? चंपा के फूल की खुशबू। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। तो हीराबाई से कौन से फूल की खुशबू आ रही थी? हीरामन को चंपा के फूल की खुशबू। ठीक, आगे देखो, यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल? जब से गाड़ी महक रही है, जब से बेटी है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लेला बनने वाली हीराबाई। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। मथुरा मोहन नौटंकी में क्या बनती थी? ये लेला बनती थी, और ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। हीराबाई का नाम
किसने नहीं सुना होगा, यानी बहुत फेमस नचनिया थी ये। ठीक। तो मथुरा मोहन नौटंकी में हीराबाई लैला नाम से जानी जाती थी, लैला का किरदार निभाती थी। लेकिन हीरामन की बात निराली है, उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी लादी है। तो कितने साल तक मेलों की लदनी लादी है? 7 साल तक। लेकिन गाड़ी चलाते हुए कितने साल हो गए? 20 साल। लेकिन मेलों की लदनी कितने साल से ना लाद रहा है? 7 साल से। तो 7 साल से मेलों की लदनी लाद रहा है। फिर भी वह हीराबाई को नहीं जानता, उसने कभी नौटंकी देखी नहीं, कहां से जानेगा? कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना। सुना, कभी नहीं सुना। देखने की क्या बात है। आगे देखो। सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी हुई औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। यानी जो उसका असिस्टेंट था, किसका? हीराबाई का, उसने हीरामन से मोल भाव किया चंपानगर से फारबिसगंज जाने का, भाई किराया कितना लोगे? जो किराया हीरामन ने बताया, तो उसका असिस्टेंट उसे कम कराने के लिए उसे बातें करने लगा। लेकिन तभी वह हीराबाई जो ओढ़नी वाली, तब तक उसका नाम मालूम नहीं था, तो ओढ़ने वाली औरत ने क्या किया कि उसने कहा अपने असिस्टेंट से कि भाई रहने दो, इससे कम मत कराओ, जो जितना मांग रहा है उतने पैसे इसको देंगे हम। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी, तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, ये तो परी है, परी। ये तो परी, यानी हीराबाई इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही हीरामन जैसे हो गया और चीखते चीखते रुका कि अरे बाप रे, ये तो परी है, परी। इतनी सुंदर औरत उसने कभी नहीं देखी थी। अब हीराबाई उससे पूछती है, किससे? हीरामन से, कि तुम्हारा नाम क्या है? तब हीरामन बोलता है कि मेरा नाम हीरामन है। उसकी सवारी मुस्कुराती है। कौन? मुस्कुराहट में खुशबू है। अब जब वो मुस्कुराती है तभी उसे खुशबू आती है। अब हीराबाई कहती हैं, तब तो मैं तुम्हें मीता कहूंगी, मीता, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। अब प्रश्न एक ये भी बन सकता है कि हीराबाई हीरा मन से क्या कहती थी? तो मीता कहकर उसे बुलाती थी। ठीक, मीता कहकर। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। ठीक। अब हीरामन कहता है कि मर्द और औरत के नाम सेम एक जैसे कैसे हो सकते हैं, कुछ तो फर्क होगा। तब हीराबाई कहती है, हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। तब हीरामन कहता है कि कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है हमारे नाम में। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ, वह क्या वह क्या कहकर गप करें हीराबाई से, यानी गप यानी बात करें। अब हीरामन का मन ललचा रहा था कि किसी किसी तरह वह हीराबाई से बात करे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से बात शुरू करे हीराबाई से। तोहे कहें या अहा, उसकी भाषा में बड़ों को अहा कहते हैं। तो अहा अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। हीरामन की भाषा में अहा का मतलब क्या होता है? आप। आप। ठीक, तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। हीरामन की भाषा में अहा का मतलब क्या होता है? आप। ठीक। गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। हीरामन बोला, बैल को मारते हैं तो उसको आपको बुरा लगता है, क्यों? ऐसा उसके मन में सवाल था कि जैसे मैं बैल को मारता हूं तो आपको बहुत बुरा लगता है, ऐसा क्यों? हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। यानी उस भोले भाले व्यक्ति को देखकर हीराबाई समझ गई थी कि यह हीरामन बहुत भोला है। दोस्तों, इसमें गांव के व्यक्तियों का जो चरित्र है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? हीरामन। और इसके जो गांव वाले हैं, ये गांव के व्यक्तियों के चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि गांव वाले व्यक्ति ऐसे ही भोले सीधे साधे होते हैं। ठीक। 40 साल का हट्टा कट्टा। तो कितने साल उम्र थी हीरामन की? 40 साल।
40 साल की उम्र थी इसकी। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है तो हीरामन के एक बड़ा भाई भी है। ठीक, हीरामन के एक बड़ा भाई भी है। खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। और क्या करता है, ये फैक्ट दोनों महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा कि हीरामन का भाई क्या करता था, तो खेती करता था। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है कि वो भी बैलगाड़ी जोतता था, सर्कस कंपनी में काम करता था, इस तरह ऑप्शन देगा। लेकिन क्या करता था वो, खेती करता था हीरामन का बड़ा भाई। बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी, बचपन में ही गोने के पहले ही दुल्हन मर गई, यानी उसकी सगाई हो गई थी। लेकिन जैसे उसके गोना गोना उसे बोल, दोस्तों सगाई यानी टीका, टीका तो हो गया था, लेकिन जैसे ही शादी को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसकी भाषा में, गोने, गोना बोला जाता है, गोना। ठीक, तो गोने से पहले ही दुल्हन मर गई थी। फिर दूसरी शादी न करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद थी कि कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाऊंगी, कुमारी लड़की से हीरामन की शादी करवाऊंगी। कुमारी का मतलब 5-7 साल की लड़की। अब कौन मानता, सरदा कानून। तो दोस्तों सरदा कानून का इसमें जिक्र आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रश्न बनेगा, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी में सरदा कानून का जिक्र आया है? कौन सी कहानी में? तीसरी कहानी में। फणीश्वर नाथ की एक और कहानी है दोस्तों सिलेबस में, जिसमें भी एक सर्वे सेटलमेंट का जिक्र आया है। और कौन सी कहानी वो? लाल पान की बेगम। तो ये दोनों कहानी को आपको ध्यान में रखना है। सर्वे सेटलमेंट का जिक्र किस में आया? लाल पान की बेगम में। और सरदा कानून का जिक्र किस में आया? तीसरी कसम कहानी में। ठीक, सरदा कानून का जिक्र आया इसमें। कोई लड़की वाला दो ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है, यानी अब मुझे कौन कुमारी लड़की देता? मेरा जब ब्याह, एक बार ब्याह हो गया, तो कोई भी फिर अपनी कुमारी लड़की को दो बार ब्याह वाले व्यक्ति को नहीं देते। ठीक, हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? तो हीरामन ने पूछा किससे? हीराबाई से, कि भाई तुम्हारा जिला कौन, तुम्हारा घर कौन से जिले में है? तब हीराबाई बोलते हैं कानपुर। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। हीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? कानपुर की रहने वाली थी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सुनते ही उसकी हंसी छूट गई। किसकी? हीरामन की। तो बेल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि हाँ नागपुर भी है, तो वह हंसते हंसते दुहरा हो गया, वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। इस तरह हीरा मन चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कानपुर नागपुर का नाम सुनकर। तो फैक्ट क्या है यहाँ पर? हीराबाई कौन का घर कौन से जिले में है? कानपुर में। ठीक, हीरामन होशियार हैं। कुहासा छटते ही अपनी चादर से टप्पर में पर्दा कर दिया, यानी फारबिसगंज जाने का जो रास्ता था, सुबह जा रहा था, और सुबह सर्दी का बखत था। अब वह जाता जाता जब उस जा रहा था तो कोहरा छाया हुआ था। अब जैसे कोहरा हटा, लोगों को दूर दूर तक दिखाई देने लगा साफ, तब उसने क्या किया, अपनी गाड़ी पर पर्दा डाल दिया ताकि कोई भी हीराबाई को देख न सके। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कजरी नदी के किनारे। अब फैक्ट यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कौन सी नदी का, कौन सी नदी के किनारे रुकते हैं वो? कजरी नदी। कजरी नदी का इसमें जिक्र आया है। कजरी नदी के किनारे तेगचिया के पास। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। तेगचिया पर रुकते हैं, कजरी नदी के किनारे एक तेगचिया नाम का स्थान है, जहां पर रुकते हैं दोपहर में विश्राम करने के लिए। तेगचिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया, यानी अब
हीरामन इधर जा रहा है, अब इधर से एक गाड़ी आ रही है, तो इसे देखते ही सतर्क हो गया कहीं ये हीराबाई को न देख ले, इसलिए सतर्क हो गया। गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? यानी जब वो जा रहा था हीरामन, कहाँ से? चंपानगर, कहाँ से जा रहा था वो? चंपानगर से, ठीक। तो हीरामन चंपानगर से जा रहा था और इधर फारबिसगंज नगर में जा रहा था, तो चंपानगर में भी मेला था, इधर भी मेला था, ठीक। अब इधर से आने वाला व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता, उसकी गाड़ी पर बिदागी है। बिदागी मतलब क्या होता है? ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, ठीक। ये फैक्ट तो आपको ध्यान में रखना ही है कि बिदागी का मतलब क्या होता है। बिदागी का मतलब होता है नेहर या ससुराल जाती हुई लड़की, यानी उसको मायके से विदा कर दिया गया है ससुराल भेजने के लिए, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बिदागी लड़की, बिदागी, ठीक। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने, छतापुर पचीरा कहा है। अब जो नाम उसने बताया, गाड़ी वालों से कहा था कि उसने, मैं तो वहां कहाँ जा रहा हूँ? छतापुर पचीरा में जा रहा हूँ। तब हीराबाई ने पूछा कि छतापुर पचीरा कहाँ है? एक फैक्ट ये भी है दोस्तों, फैक्ट ये भी है, प्रश्न बन जाएगा कि रास्ते में मिलने वाले पहले गाड़ी वाले को हीरामन ने कौन से गांव में जाने का नाम लिया था? तो कौन से गांव में जाने का नाम लिया? छतापुर पचीरा में। आगे देखो, कहीं हो, यह हीराबाई पूछते हैं कि छतापुर पचीरा कहाँ है? तब हीरामन कहता है कि कहीं भी हो, यह लेकर आप, ये जानकर आप क्या करेंगी? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा, पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। तेगचिया, अब तेगचिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं, तो तेगचिया में तीन पेड़ हैं और दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए, ये है तेगचिया, और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहां कोई गांव है या मंदिर? अब हीराबाई ने पूछा कि उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई दे रहे हैं हीरामन, वहां पर कोई गांव है या मंदिर? तब हीरामन कहता है, वही है नाम लगार ड्योड़ी, नाम लगार ड्योड़ी, जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं। तो चंपानगर में किस राजा का मेला था? नाम लगार ड्योड़ी के राजा का। उसी का दिया गोतिया है, जारे जमाना, यानी एक पुराने जमाने की बात वह बता रहा है। पुराने जमाने में नाम लगार ड्योड़ी का राजा का राज था। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया, यानी इस तरह उसको पेश किया बात को, जिससे हीराबाई उसको जानने के लिए आकर्षित, जैसे वो इच्छुक हो गई उसको जानने के लिए, भाई नाम लगा ड्योढ़ी का जमाना क्या था, इसकी कहानी क्या है। तब हीराबाई पूछती हैं कि कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साहग्रह बोली, नाम लगा ड्योढ़ी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है, गप यानी बात बनाने का भेद जानता है, बात करने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था क्या वह जमाना? फिर हीरामन कहता है कि देखा नहीं, सुनाए सिर्फ। राज कैसे गया, बड़ी हेप वाली कहानी है, सुनते हैं। घर में देवता ने जन्म ले लिया, कहिए भला देवता आखिर देवता है। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते, देवता ने कहा सपने में रानी के कि सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता इंद्रासन चला गया, लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। देवता के साथ सभी देव देवी चले गए, सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है यहाँ। तो सरस्वती मैया, किसका मंदिर है? तेगचिया के पास सरस्वती मैया का। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। एक और मंदिर है महावीर स्वामी का, दो मंदिर हैं तेगचिया के पास, दो मंदिर हैं, कौन कौन सा? सरस्वती मैया का
और और किसका और किसका है? महावीर स्वामी का। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर अब कौन आए? पहले तो एक बैलगाड़ी आई थी, अब कौन आया? घोड़े वाले आए, घोड़े गाड़ी। अब घोड़े गाड़ी पर क्या लाद रखा है? पाट यानी जूट के बोझ लादे हुए बनिए। अब दूसरे आने वाले कौन थे? बनिए को आते देख हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया, बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। क्या गाया गीत उसने? जे मैया सरस्वती आरजी करत बानी, हमरा पर हो कुसहाय, हे मैया हमरा पर हो कुसहाय। ये फैक्ट, ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा गीत हीरामन ने पहले गाया और कौन सा बाद में। ठीक। अब यह गीत गाने के बाद जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है? रोता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाले जाने। ऐसा किसने कहा? हीरामन ने, कि मेले वाले जाने भाई मेले का हाल। तो हीरामन ने फिर छतापुर पचीदा का नाम ले दिया उनसे। तो बैलगाड़ी वालों से भी छतापुर पचीदा का नाम, फिर घोड़ा गाड़ी वालों से भी छतापुर पचीदा का नाम लिया। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा, हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी थी। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है, उसको तरह तरह के गीत याद आ रहे हैं। छोकरा नाच के गीत याद आई हीरामन को। दोस्तों पहले कौन सा गीत आया? विदेशिया नाच का वंदना गीत। तो जय हो सरस्वती मैया, तो ये कौन सा गीत है? विदेशिया नाच का वंदना गीत है। और सजनवा बेरी हो गए हमरो सजनवा, अरे चिटिया हो तो सब कोई बाँचे, चिटिया हो तो हाय कमरवा होय कमरवा। तो ये गीत कौन सा है? ये छोकरा नाच का गीत है। ठीक, ये छोकरा नाच का गीत है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखो। आज हीरामन पर माँ सरस्वती साए हैं, लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया, वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगचिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं। तो तेगचिया पर कौन रहते हैं? महावीर स्वामी। तो कौन कौन सा मंदिर है? एक तो सरस्वती मैया का, एक महावीर स्वामी का, दो मंदिर है भैया यहाँ पर। ये फैक्ट दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। हीरामन पर तेगचिया के नीचे एक हीरामन पर महावीर स्वामी भी साए हैं। अब तेगचिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। तो तेगचिया के जो महावीर स्वामी का मंदिर है वहां पर से केवल एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा था। ठीक, बाकी और कोई नहीं था। साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? तो बोल रहा था मेले में जाना है। कहाँ से आ रहे हो? तो बिशनपुर से। ऐसा कहा साइकिल वाले ने। बस। तब हीरामन कहता है कि बस इतनी सी दूर से ही तुम थक गए और आराम करने लगे? अरे क्या आदमी हो यार। और जैसे ही वो कहता है तो साइकिल वाले को शर्म आती है और वो उठकर चला जाता है। ठीक। तो एक फैक्ट ये भी है दोस्तों कि साइकिल वाला कहाँ से आ रहा था? बिशनपुर से। और कहाँ जा रहा था? चंपानगर मेले में। ठीक। साइकिल वाला बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। कजरी नदी, नदी का जिक्र बार बार आ रहा है दोस्तों, ध्यान में रखना है। तेगचिया के पास कौन सी नदी थी? कजरी नदी। ठीक। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगचिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीरामन बोला, जाइए घाट पर हाथ मुंह मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। यानी जब वो हीराबाई गाड़ी में बैठी थी तो हीरामन को लगा था कहीं ये चुड़ैल उड़ेल तो नहीं, कहीं भूतनी पिशाचनी तो नहीं, ऐसे डरे हुए था थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरी तो सबसे पहले उसने हीराबाई के पैर देखे और पैर देखकर पहचान की कि इसके पैर तो सीधे हैं, यानी ये चुड़ैल नहीं है। हीराबाई हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा,
अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूं तुरंत। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया था। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हीरामन पास के गांव से तेगचिया पर जब रुका था तो क्या लेकर आया था? ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन और आएंगे और उसमें एक ऑप्शन रहेगा दही चूड़ा चीनी। तो क्या लेकर आया था? दही चूड़ा चीनी लेकर आया था वो। आगे देखो। अब हीरामन कहता है कि उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। इतनी चीजें कहाँ से लाए हो हीरामन? हीराबाई बोली। तब हीरामन बोलता है, इस गांव का दही नामी यानी प्रसिद्ध है, चाहे तो फारबिसगंज में जाकर पूछ लेना। अब जैसे उन्हें दही चूड़ा खा के निपटे, दिन ढल गया था। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। यानी जैसे ही वो बैलों को गाड़ी से बांधने लगा, तब एक और गाड़ी आई। तो 3 जने आ चुके हैं। पहले तो एक गाड़ी वाला आया जिसे छतापुर पचीरा नाम बताया, फिर घोड़े गाड़ी आई, उसे भी छतापुर पचीरा नाम बताया, फिर एक और बैलगाड़ी वाला आया। अब उसे क्या बताया, उसे देखते हैं क्या बताया। उसने जब गाड़ी आई तो उन्होंने पूछा, भाई गाड़ी हाँकते हुए बोला, उसने बताया उनको कि सिरपुर बाजार के अस्पताल की डांग डरनी मतलब डॉक्टरनी है। तो कहाँ की डॉक्टरनी है? सिरपुर बाजार की डॉक्टरनी है। और कहाँ जा रही हैं ये? रोगी को देखने जा रही हैं, पास ही पुड़मा गांव में। तो कौन से गांव में जा रही हैं? पुड़मा गांव में। तो इसे इस तीसरे नंबर के गाड़ी वाहन से क्या कहा उसने कि सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है और कुड़मा गांव में रोगी देखने जा रही हैं। फिर हीरा मन ने कहा हीराबाई से कि वो ये लोग जो अभी पूछ रहे थे ये खुद छतापुर पचीरा के थे, इसलिए मैंने इनसे दूसरा बहाना बनाया। उनसे कैसे कहती? ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगचिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। तो चंपानगर से फारबिसगंज जाने वाली गाड़ी कहाँ से निकली? तेगचिया गांव के बीच से निकली। और वहां के गांव के बच्चों ने जैसे ही वो गाड़ी आई तो कुछ गीत गाने लगे। कौन सा गीत गाने लगे? ये गीत गाने लगे, लाली लाली डोलिया में, लाली रे दुल्हनिया, पान खाए, इस तरह का गीत गाने लगी थे गाने लगे थे तेगचिया गांव के बच्चे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा गीत गाया था तेगचिया गांव के बच्चों ने। गांव से बाहर निकलकर थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, क्या? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो अब तक 3 गीत गा चुका है हीरामन। कौन कौन सा? एक तो सरस्वती, जय हो सरस्वती मैया, ठीक। दूसरे नंबर का कौन सा है? सजनवा बेरी हो गए हमरो। और तीसरे नंबर का गीत कौन सा है? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो ये 3 गीत गाता है, इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पर आरजी का सरस्वती मैया का गाना गीत गाया। दूसरे नंबर पर सजनवा बेरी हो गया। तीसरे नंबर पर सजन रे झूठ मत बोलो। तो ये 3 गाने गाए, क्रम से याद रखना है आपको। हीराबाई ने पूछा, क्या पूछा? क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा, यानी आप गांव की बोली समझ जाएगी? तब हीराबाई बोलते कि हाँ समझ जाऊंगी। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। गांव का गीत सुनने का है आपको? तब लीक छुड़ानी होगी, यानी रास्ता बदलना होगा। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकते हैं कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर
दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला कि हरिपुर होकर नहीं जाएंगे, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? नननपुर की सड़क पर होकर जाएंगे, नननपुर की सड़क पर होकर जाएंगे। तो गाड़ी कहाँ से मोड़ी? हरिपुर के रास्ते से मोड़कर नननपुर के रास्ते पर आ गया था हीरामन। हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी, बैलों ने दुल की चाल दौड़कर छोड़कर, यानी पहले वो भग रहे थे, अब केवल धीरे धीरे चल रहे हैं। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, यानी हीराबाई उस सुनसान सड़क को देखकर घबराने लगी थी। तब हीरामन ने देखा कि ये तो घबरा रही हैं। तब हीरामन ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है हीराबाई, ये सड़क भी फारबिसगंज जाएगी और राघाट के लोग भी बहुत अच्छे हैं इसके, और घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन वह बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। तो ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब हीराबाई ने कहा कि गांव की बोली में कुछ सुनाओ, तो गांव की बोली में हीरामन ने क्या सुनाया? महुआ घटवारिन की कथा सुनाई। ठीक, इसमें गीत भी हैं, कथा भी हैं। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। तो महुआ घटवारिन कहाँ की थी? परमार नदी के पास की। ठीक, तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न बन जाएगा। महुआ घटवारिन कौन से गांव की, कौन सी नदी के किनारे रहती थी? परमार नदी के किनारे। इस मुल्क की थी, इस मुल्क की ही थी महुआ। आप, उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी थी। महुआ कुमारी थी, यानी उसका ब्याह नहीं हुआ था, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डियां निकल आई थी, इतना काम कराती थी उसकी सौतेली माँ। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई उसने। एक रात की बात सुनिए, हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया। हे सावना भादवा के उड़मड़ नदिया, मेयो गेरैनी भयावनी है, तड़का तड़के धड़के करेजा आ मोरा। इस तरह का गीत जो उसने गाया गांव की बोली में। ठीक, हीरामन ने गले में कंपकमी पैदा की। फिर इसकी जो गीत हैं, इसकी कथा सुनाएंगे, इसमें क्या कहा है। फिर गीत गाता है कि हूं रे डाइनियो मेया मोरी, इस तरह का फिर गीत गाता है एक और। फिर उसकी कथा सुनाता है। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भा का भी समझती हो या खाली गीत ही सुन रही हो? यानी जो मैं गीत सुना रहा हूँ समझ में आ रहा है कि ये खाली यूं ही मस्ती मौज कर रही हो? हीराबाई बोली, समझती हूँ। उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? यानी महुआ घटवारिन को उसकी सौतेली माँ बेच देती हैं। कहानी सुना रहा है कि महुआ घटवारिन को उसकी सौतेली माँ बेच देती हैं। सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा दिया और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती रही, छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो महुआ, नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते हुए मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूद पड़ा। जैसे महुआ कूदी, उसके पीछे वो जो उसके ऊपर मोहित हुआ था, उसको प्यार करने लगा था, वह भी उसमें कूद गया। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं है, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में, यानी बहुत अच्छे से तैरना जानती थी।
सफरी मछली जैसे फरफराती, हीरामन पानी चीरती भागी चली जा रही हैं। हीरामन कहता है कि पानी चीरती भागी चली जा रही हैं, और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। ऐसा कहता है, लेकिन तुम रुको तो सही। हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह महुआ घटवारिन का। तो फैक्ट ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बन जाएगा, हीरामन का प्रिय गीत कौन सा है? तो महुआ घटवारिन का गीत हीरामन का प्रिय गीत है। और गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगी, यानी जैसे जैसे गीत सुना रहा था तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, वह रोने लगा था। किंतु हीरा उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीराबाई उसे देख रही थी गाड़ी से चुपके चुपके कि इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आसिन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुमला जाता है। जब हीराबाई को लेकर हीरामन फारबिसगंज मेले में जा रहा था, तो कौन सा महीना था उस समय? आसिन कार्तिक है ना, आषाढ़ कार्तिक का, ठीक। नननपुर तक वह बेल अपने बेलों को ललकारता रहा। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस है। तो फैक्ट ये भी हो सकता है, प्रश्न ये भी बन सकता है कि नननपुर से फारबिसगंज की दूरी कितनी है? तो 3 कोस की दूरी है, जिसे 2 घंटे लगते हैं पूरा करने में। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। तो फैक्ट एक ये भी है कि तेगचिया पर तो दही चूड़ा चीनी लाता है और नननपुर पर चाय लाता है, ठीक। नननपुर पर चाय लाता है, तेगचिया पर दही चूड़ा और दही चूड़ा लाता है, ठीक। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी, यानी अंधेरा हो चुका था, शाम का टाइम हो चुका था। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया, गाड़ी के पीछे लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर गांव के भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं, 12 बखेड़ा करते हैं। अब हीराबाई क्या है कि कोई बात पूछती हैं तो हीरामन से कहती है गुरुजी, गुरु या उस्ताद कह के संबोधित करती हैं कोई कोई बार, ठीक। कभी मीता कहती हैं, कभी गुरु कहती हैं, कभी उस्ताद कहती हैं, ठीक। तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद है। हीरामन कहता है कि तुम मुझे गुरु मत कहो, लेकिन हीराबाई कहती हैं कि मैंने तुमसे एक गीत की पंक्ति सीखी, इसलिए मैं तुम्हें गुरु कहूंगी, और हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि भले से एक अक्षर ही सिखाने वाला हो, लेकिन वह फिर हमारा गुरु हो जाता है। तब हीरा मन कहता है कि शास्त्र पुराण भी जानती हैं, मैंने क्या सिखाया, मैं क्या? तब हीरा मन बोलता है कि भाई मैंने तुम्हें क्या सिखा दिया? हीराबाई हंसकर गुनगुनाने लगी, हे सावन भादवा के रे। तो ये पंक्ति उसे याद हो गई थी, ठीक। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जहन, यानी इतना तेज दिमाग, हूबहू महुआ घटवारिन की तरह गा रही है। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है, यानी फारबिसगंज नजर आने लगा था। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है, हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। तिरपाल यानी उसकी गाड़ी के चारों ओर तिरपाल लगा दिया। सुबह होते ही रोता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह, हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में, यानी हीरामन ने ऐसी गाड़ी को तिरपाल लगाकर घर जैसा बना दिया।
गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोज कर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। यानी कहानी में बताया गया है कि जहाँ फारबिसगंज में जब हीरामन गया तब गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, और एक गाड़ी वाले एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ के हो। इस तरह जान पहचान के निकालते हैं, और एक गांव के होते हैं तो अपनी गाड़ी को आसपास कर लेते हैं और वहीं पर डेरा डाल लेते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, तो कौन कौन, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास वगैरह गाड़ी वालों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। यानी एक बार तो उसे लगा कि ये कहाँ मिल गए यार, अब ये इनको पता चल जाएगा हीराबाई के बारे में। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई हो। यानी कि पलटदास ने हीराबाई को देख लिया था। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की, चुप रहो। कंपनी की, इस तरह वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक नहीं, अब चार हीरामन। यानी पहले तो एक हीरामन ही उसकी रक्षा कर रहा था, अब चार चार हीरामन हो गए। यानी उसके गांव के साथी भी वैसे ही भोले भाले थे। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा, कंपनी नाम में कितना असर है। गाड़ी से चार रस्सी दूर जाते जाते धुन्नीराम ने अपने को कुल बुलाते हुए दिल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हो हीरामन, उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। यानी तुम्हें अच्छा माल लादने को मिल जाता है। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई जरूरत पड़ जाएगी तो क्या करेगी फिर। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात तो ठीक है, पलटदास तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपशप जरा होशियारी से करना, बातचीत जरा होशियारी से करना। लसनवा, लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा भी है। ठीक, तो इन चारों में से पांचों में से उम्र में सबसे छोटा कौन था, लसनवा। और किसका नौकर है ये, लाल मोहर का। दोस्तों लाल मोहर में भी ल है, लसनवे में भी ल है, और तो लसनवा किसका नौकर है, लाल मोहर का। ये बात इस तरह आपको ध्यान में रखनी है। हीरामन ने पलटदास को चेतावनी दी थी कि गपशप होशियारी से करना, लेकिन उसके साथ गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही वह हीराबाई को देखता है, चेहरा मोहरा बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। हाँ, वह उसे रामलीला में सिया कुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। यानी वह उसको सिया कुमारी यानी सीता का रूप समझने लगता है, और जिससे वह मनी मन सियावर रामचंद्र की जय इस तरह जयकारे लगाने लगता है। पलटदास भी बहुत सीधा था बेचारा। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। अब वह दास वैष्णव है, यानी वह भक्ति भाव वाला आदमी है, कीर्तनिया कीर्तन करता है। अब उसने क्या किया, जैसे वह हीराबाई लौट रही थी तो उसने उसके चरण छूने की कोशिश की। पलटदास ने जैसे ही उसके चरणों पर स्पर्श करता है तो हीराबाई जग जाती हैं और तमक कर बैठ गई, और कहती उससे, पागल है क्या, जाओ भगो यहाँ से। इस तरह पलटदास को डांट देती हैं, और डांटते ही उसे लगता है कि अगर हीरामन को पता चलेगा तो क्या कहेगा हीरामन, इसलिए वह क्या करता है कि पलटदास क्या जवाब दे। वह मेले से भागने का उपाय सोचने लगा। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन पर जाकर माल लादना है, भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूं तब तक। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। यानी ये वही असिस्टेंट है हीराबाई का जो चंपानगर मेले में उसे बिठाकर गया था उसकी गाड़ी पर। तब वह असिस्टेंट कहता है कि आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा। 25 25 50, यानी कितने रुपए देता है वो, 50 रुपए देता है।
हीराबाई भी कहती हैं कि लो लो पकड़ लो, और सुनो, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी तुम्हारा, तुम भी मेरा नौटंकी देखना। लाल मोहर ने कहा, जब वो पैसे देने लगा, तो इनाम बख्शिश दे रही हैं मालकिन, ले लो हीरामन। तब हीरामन लाल मोहर को देखता है, और देखकर अब मन में सोचता है कि जरा भी ढंग नहीं है इस लाल मोहर को, जाने क्या क्या बोल देता है ये। हीराबाई जाते जाते रुक गई, हीरामन के बेलों को संबोधित करके बोली, अच्छा भैयन मैं चली। अब भैयन शब्द पर कान हिलाए बेलों ने फिर। अब जैसे ही वो जाती हैं रोहता कंपनी में, उसके पीछे से प्रचार करने वाली गाड़ी आ जाती हैं, और क्या कहती हैं, भाइयों, आज रात वीरोता कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। मथुरा मोहन कंपनी में तो उसका नाम क्या रहता है, लेला, ठीक। और जैसे ही वो रोहता कंपनी में आती है तो उसका नाम क्या कर दिया जाता है, गुलबदन। तो प्रचार गाड़ी प्रचार कर रहे हैं कि भाइयों, रोहता कंपनी में गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजार जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी यानी गुलबदन नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले के हर पट्टी यानी हर गली में बात फैल गई। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला, गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती हैं, ऐसी हैं हीराबाई। तब फिर गाड़ी में गाना बजता है, क्या, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिल जान में तुझको देखा करूं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सी कहानी में है, कौन सी कहानी में है, तीसरी कसम में, ठीक। आगे देखो, लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, यानी जैसे ही हीरा मन का मन नौटंकी देखने का नहीं कर रहा था, उसे ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। हीरा बाई उसे बोलकर तो गई थी, लेकिन फिर भी वो मना कर रहा था। लेकिन जो उसके गांव के साथी थे, वो बोल रहे थे कि चलेंगे यार, हीरा मन नौटंकी देखने चलेंगे, लेकिन उस समय वो मना कर देता है, क्योंकि उसे हीराबाई के प्रभाव का पता नहीं था। लेकिन जैसे प्रचार गाड़ी आती है और वो प्रचार करती हैं, और उसको देखकर, प्रचार गाड़ी को सुनकर आसपास के लोग जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब पता चलता है हीरामन को कि हीराबाई कैसी खिलाड़ी, कितनी प्रसिद्ध महिला है, कितनी बड़ी कलाकार हैं, और उसके प्रभाव से वह भी प्रभावित हो जाता है, और फिर नौटंकी देखने के लिए तैयार हो जाता है। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे हीरामन। सुबह से ही धुन्नी राम और लाल मोहर उसे समझा रहे थे, समझा समझा कर हार चुके थे, कंपनी में जाकर भेंट कराओ, ऐसा बोल रहे थे उससे। वह मन ही मन रूठा था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए, क्यों लाल मोहर, देखने चलेंगे भाई अब तो। दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया, क्या इशारा किया, कि भाई पूछताछ तुम ही करना कंपनी के लोगों से, क्यों, क्योंकि लाल मोहर कचरा ही बोलना जानता था, गांव की बोली में नहीं। और बाकी सब गांव की बोली बोलना जानते थे, कचराई केवल कौन जानता था, लाल मोहर। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। लसनवा का मालिक लाल मोहर ही कचराही बोलना जानता था, और किसी को कचराई नहीं आती थी। हीरामन जैसे ही वो कंपनी के हीरामन जैसे ही वो रोहता कंपनी में प्रवेश करता है, हीरामन जैसे ही रोहता कंपनी में जाता है, तो उसे आवाज सुनाई देती, कोई उसे पुकारता है कि हीरामन। वही फेनु गिलास आवाज किधर से आई, खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने उसे बुलाया, यहाँ आओ अंदर, देखो बहादुर, इनको पहचान लो, ये हीरामन हैं, समझे। तो नेपाली दरबान काले कोट वाले से जाकर कहता है कि हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकना इसे। हीराबाई सभी को पास यानी जो टिकट होता है वो दिलवा देती हैं। लाल मोहर ने 5 पास
लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, इस तरह आश्चर्यचकित हो गया। वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलटकर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अब आगे को, तकदीर में नहीं लिखा। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि घर गांव जाकर कोई नौटंकी देखने की बात नहीं बताएगा। ठीक। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो गया था, और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। जैसे ही मालूम हुआ कि नौटंकी शुरू होने वाली है तो लोगों की भीड़ टूट पड़ती है। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख के कैसे धुक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग, यानी उनके पास जैसे हीरामन को इनके साथियों को पास मिल गया था। अब उनके पास पास था और भीड़ को टिकट खरीद रही थी। कैसे धक्कम धक्का हो रहे थे वो इस दृश्य को देखकर। वे खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे कि हमारा संपर्क सीधा हीराबाई से है और हमें डायरेक्ट पास मिल गया है। कैसे तकदीर वाले लोग हैं, हम इस तरह गर्व कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इतने में हीरामन भाई ऐसे कोई पीछे से पुकारता है। तब वो पलट कर देखता है तो हीरामन कहते हैं, कौन? अरे पलटदास, तुम वापिस आ गए। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी और सारी बात उन्हें बता दी कि किस तरह मैं भागा था यहाँ से, क्यों भागा था। और कहता है कि जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर हैं, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी, इस तरह वो बात सुनाता है। हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े की ताल पर विकसित हो चुका था। बोला, देखो पलटदास, ये मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है उसने, पास ले लो और अपना तमाशा देखो। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका था, यानी वे नौटंकी देखने के लिए चले गए। अब पलटदास ढोलक बजाना जानता है, तो ढोलक बजाना कौन जानता है? कौन जानता है ढोलक बजाना? ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। पलटदास जानता है ढोलक बजाना। ठीक। क्यों? क्योंकि वह कीर्तन में जाता रहता था पलटदास, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली थी अपने अगल बगल वालों से। घन घन धड़ाम, पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही स्टेज पर उतर आई। कपड़ा घर खचम खच भर गया। मालूम है, यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। तब दूसरा कहता है कि ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। तब हीरामन को यह बात सुनाई पड़ती है और कहता है कि कौन आदमी है, बात की बेबात करता है, कंपनी की औरत को पतोरिया कहता है। फिर वो आदमी कहता है कि तुमको बात क्यों लगी भाई, तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है, कौन है रंडी का भड़वा, मारो साले को, मारो मारो। इस तरह लड़ाई हो जाती है नौटंकी के घर में, नौटंकी के उस सिनेमा में। हो हल्ला के बीच हीरामन की आवाज कपड़ा घर को फाड़ रही है, यानी उस कपड़ा घर यानी जो नौटंकी का जो हाउस था उसमें हीरामन की आवाज गूंज रही थी। आओ आओ, एक एक की गर्दन उतार दूंगा जो हीराबाई को अपशब्द कहा तो। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा था। जो बेलों को हाँकने की जो पतली सी डंडी रहती है उसे पटापट पीटता जा रहा था सामने वालों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार हैं। साला सिया कुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर भाग गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जब लड़ाई हुई थी तो कौन भाग गया था? धुन्नीराम भाग गया था। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर और नेपाली सिपाही के साथ दौड़कर आए और दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू कर दी, यानी जो लड़ाई लड़ रहे थे दरोगा साहब उनको पीटने लग गए थे। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा।
कचराई बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब, मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये पास देखिए हमारे पास, ये पास, ये पॉकेट में भी है, एक और पास भी है पॉकेट में, देख सकते हो हुजूर, हम यहाँ यूं ही नहीं आए हैं। हुजूर टिकट नहीं, ये पास है, पास यानी टिकट उनको दिया जाता था जो दूसरे होते थे, और कंपनी के आदमियों को पास मिलता था। ठीक, तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत की कोई बुराई करे तो उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं हम? ऐसी बातें कह रहा था लाल मोहर। कंपनी के मैनेजर की बात समझ में आई तो सारी बात उसने दरोगा को समझाया। हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी हैं। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक साथ धुन्नीराम का ख्याल आया। अरे धुन्नीराम कहाँ गया? वो तो भग गया था भाई लड़ाई से। मालिक ओ मालिक, लसनवा भी वहां पे आ जाता है नौटंकी देखने के लिए। कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है, ओ लाल मोहर मालिक। लसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले आया। लाल मोहर ने जेब से उसे पास निकाल कर दे दिया। तीनों चारों से मत पूछ रख दिया, और तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा। यानी वो नौटंकी तो देख रहे हैं, लेकिन तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, यानी उसे ध्यान नहीं रहा कि नौटंकी में क्या क्या चल रहा था। किस्सा कैसा याद रहे, कैसे याद रहे? लसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा। तो जोकर का पाठ सबसे अच्छा किसे लगा? लसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा, जोकर का किरदार लगा। हीरामन को क्या अच्छा लगा? हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी, मारे गए गुलफाम। तो ये गीत उसे ध्यान रहा। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई कि मथुरा मोहन कंपनी से भाग कर आई हैं हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत हैं। तेरह तेरह देहाती लठेत पाल रही हैं। कोई कह दे कि मेरी जान कुछ भी कहे तो किसी की मजाल नहीं ऐसा कहने की उसकी, तुरंत उसके आदमी उससे भिड़ जाते हैं। 10 दिन रात, 10 दिन दिन रात, दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। यानी सर्कस या सर्कस और या फिर नौटंकी की बात करें तो ये कब होता था? शाम के टाइम, रात के वक्त होता था ये। ठीक, शाम के वक्त, रात के टाइम, रात के टाइम होता था। तो दिन भर क्या करते थे हीरामन? दिन भर भाड़ा ढोते थे, और शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती, भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी। ठीक, पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर बैठ जाता। ठीक, कौन? पलटदास, क्योंकि उसे हीराबाई में सीता जी दिखती थी। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने उसे पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लसनवा उसके हाथ से निकल गया था, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया था। तो नौटंकी कंपनी में भर्ती कौन हुआ था? ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। कौन हुआ था? लसनवा। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई थी, किसकी? लसनवा की। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर, तो धुन्नीराम जैसे लड़ाई से भगा तो वापिस ही नहीं आया, बीमार होकर, वो तो गांव घर चला गया था। ठीक, अब अब जैसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं, मेला टूटने लगता है, तो हीराबाई भी जाने लगती हैं। अब हीरामन को कोई आवाज देता है कि हीरामन, ए हीरामन भैया, हीरामन भैया। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। तब हीरा लाल मोहर कहता है,
कि हीराबाई तुमको ढूंढ रही हैं, स्टेशन पर जा रही हैं वो। तब वो कहता है कहाँ जा रही है, कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है क्या? इस तरह हीरामन पूछता है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बेल कर देखते रहिए, हम अभी आ रहे हैं। उस्ताद, अब जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो उसे आवाज सुनाई देती है कि उस्ताद। जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई खड़ी थी, थैली बढ़ाती हुई बोली। यानी जो थैली उसने दी थी, ये क्या करता है कि हीरामन पैसों की थैली हीराबाई को दे देता है कि कहीं मुझसे मेले में गुम जाएगी, इसलिए वो हीराबाई को दे देता है। तो फिर हीराबाई जाने लगती है, तब वो थैली वापस हीरामन को दे देती है। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो, हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी कि तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। यानी पहले क्या करती कि मथुरा मोहन कंपनी से रोहता कंपनी में आती हैं, फिर रोहता कंपनी से वापस मथुरा मोहन कंपनी में चली जाती हैं। अपने देश की कंपनी है, वनेली मेले में आओगे ना, तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। हीराबाई हीरामन को कहाँ आने का न्योता दे जाती है? वनेली मेले में। वनेली मेले में आओगे ना हीरामन, ऐसे कह के बैठ जाती हैं रेल में और चली जाती हैं। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है क्यों मीता? गला भर आया हीराबाई का भी। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया और हीराबाई गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही थी। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे भी निकल गए, दुनिया ही खाली हो गई हो जैसे। तो हीरामन की अपनी गाड़ी के पास लौट आया हीरामन। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक गांव लौट रहे हो? तब लाल मोहर बोलता है कि अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई हैं, मेला टूटेगा, खूब सामान लादने को मिलेगा। तब हीरामन कहता है, अच्छी बात है, तुम्हारे कोई समाचार घर देना हो तो बताओ। तब लाल मोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की कि क्यों पागल हो रहे हो हीरामन, यहाँ पर रुको, बहुत पैसे कमाने को मिलेंगे। लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है हीरामन के लिए? खोखला मेला। हीरामन का दिल टूट गया था उसको, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया था हीराबाई से। हीरामन के होंठ हिल रहे थे, शायद वह तीसरी कसम खा रहा है। कौन सी कसम है तीसरी? कि कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं करेगा। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीसरी कसम का नाम क्या है? तीसरी कौन सी कसम खाई उसने? कि कभी भी कंपनी औरत की लदनी नहीं करेगा। आगे देखो, हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी, यानी उसके बैल बार बार के में रेलवे लाइन की तरफ देख रहे थे। तब उसने जोर से बैलों को मारा और कहा कि क्या देखते हो बार बार रेलवे लाइन की तरफ? तब जाकर हीरामन के बैल ने चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तो दोस्तों, ये थी ही तीसरी कसम कहानी, और इसका प्रकाशन वर्ष आपको कमेंट में बताना है क्या है। हमने आज इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।